धन्यवाद प्रवीण जी। मंच पर सभी सम्मानित आदरणीय कृष्णकांत जी, भगवत द्विवेदी जी, श्यामलाल जी, पाठक जी, श्याम सनही लाल जी, सुधा, सुनीता सिंह सुधा और हमारे प्रवीण जी। एक निश्चित समय दिया है मुझे प्रवीण जी ने कि बहुत कम समय में अपनी बात कहनी है, यानी मैं अपनी टिप्पणी को बहुत संक्षिप्त कर दूं। अभी पाठक जी बात कह रहे थे कि मैं 88 वर्ष का व्यक्ति भी जो है वो इसमें डूब गया हूँ। यदि मैं गांव की भाषा में कहता हूँ भाई मथुरा बाई की में तो जो कह देता हूँ कि 88 साल को बूढ़ा ठूट जो है वो फिरते हरो है लग है। अब ये क्यों हुआ है, प्रश्न इस बात का है। वो कौन सी प्रक्रिया है, वो रचनात्मक धरातल क्या है बागरी जी का, जिसने व्यक्ति को अपनी काव्य रचना में इतनी बुरी तरह डुबो दिया कि उन्हें ये कहने के लिए बाध्य होना पड़ा। मैं जिसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है, कहाँ चली तुम बसंत बदने, मैं इस गीत की व्याख्या के माध्यम से उनकी संपूर्ण रचना प्रक्रिया पर कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ जो समय दिया है मुझे उसमें। पहला ही संबोधन वसंत बदने। अब बसंत जब हम कहते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित हैं। वो प्रकृति का संपूर्ण सुंदरता ले लीजिए, उसकी चपलता ले लीजिए, हरियाली चहक महक ले लीजिए आप, और क्योंकि वसंत को मदनोत्सव कहा गया है तो ऐसी नायिका जिसमें इतने सारे गुण समाहित हों, अब वो आराम से तो चलेगी ही नहीं। राज जी स्वाभाविक है उसकी चाल में कहीं ना कहीं अंतर आ जाएगा। हो सकता है कि यहाँ बागरी जी जो है वो कहीं ना कहीं कहते रौनक झुनक बिजने बैजनी बजाती छड़ी घटा चिकुर सवारे, कहाँ चली तुम बसंत बदने कुरंगिनी चाल से सकारे। अब ऐसा व्यक्ति ये जानने पूछने की हिम्मत कर रहा है कि तुम कहाँ चली पैजनी बजाते हुए। कई बार सोचते होंगे कि यहाँ उन्होंने गजगामिनी क्यों नहीं कहा। अक्सर लोग उपमा के रूप में या चाल की बात कहते हैं तो कि बड़ी मस्त चाल से चल रही थी गजगामिनी जैसी, लेकिन जैसा कि आदरणीय श्याम सनही लाल जी का भी कहना है, उन्हें ध्वनि का बिंब पैदा करना था। पैजनी तभी बसती जिन्होंने हथनी गजगामिनी की चाल को देखा होगा, ये महसूस किया होगा कि बहुत आराम से धीरे धीरे से है, लेकिन कुरंगिनी हिरणी उसकी चपलता चंचलता और उस सबसे ऊपर मदनोत्सव का प्रभाव, तो उसके पैर तो सीधे पड़ेंगे नहीं। ये तय है कि कहीं ना कहीं पाँव में वो चंचलता होगी, वो चपलता होगी, मादकता होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तब कहीं ये ध्वन बिंब उन्होंने एक पैदा किया। हाँ बिल्कुल हो सकता है साहब। अब ये तो मुझे नहीं पता, किसी ने मुझे ये कहा था पटल पे कि उन्हें दरवाजे से बाहर झांक करके किसी की खूबसूरती देखने के की कला आती है। अब ये तो यहाँ संदर्भ उसका नहीं है। अब बहुत सी चीज़ें हैं, आप लोग करीब के हैं, आप ज़्यादा जानते होंगे। मैंने उनकी रचना प्रक्रिया के माध्यम से जाना है, और ये कहा जाता है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसके कृतित्व में कहीं ना कहीं झलकने लगता है। यदि मैं आपकी बात का सहमति दूं तो बहुत संभावना है कि व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ये सब रहा होगा जो उनकी रचना प्रक्रिया में कहीं ना कहीं आ रहा है। बहरहाल, शिरोधराज कुंभसी विमोहक वदन खिले पुष्पराज जैसा पवन तुम्हारे कपूल छूकर। अब देखिए यहाँ एक और बिंब पैदा किया उन्होंने, मानवीकरण का वो उदाहरण दिया या उन्होंने। मतलब कई बार लगता है कि व्यक्ति बहाने ढूंढता है किसी से मिलने, किसी से कहने, किसी को छूने का। रचनाकार की हिम्मत नहीं हुई कि कपोल छू ले उस नायिका के जो कुरंगिनी की चाल में चली जा रही है। उसने बहाना ढूंढा कि हवा के माध्यम से ये हम अपनी बात को कहें। इसे कुंठा कहना तो सही नहीं होगा, लेकिन मन की राज भाई आंतरिक इच्छा हो सकती है कि हम इसे स्पर्श नहीं कर पाए तो दूसरे के बहाने से कह दें। यहाँ उन्होंने एक और बिंब पैदा किया जिसे फिर मैं कहूँगा स्पर्श बिंब कहा जाता है। प्रणाम करते प्रभार पार्षद प्रभार पुष्कर मनवारे। अब देखिए कहाँ हैं, आज वो खैर आदरणीय नहीं आई हैं। कुसुम लतासी कमर लचीली वसंत कासी विलोल चित्र।
हमारी ये मान्यता है कि हमारी अवचेतनाओं में बहुत सारी चीज़ रहती हैं। हम ये यदि कहें कि वो चिड़िया की तरह चली जा रही थी तो तब कह पाएंगे जब हमने चिड़िया को उड़ते हुए देखा होगा। अब अंदाज़ा लगाइए कि मैं क्या कह रहा हूँ कि जब रचनाकार ये कह रहा है कि कुसुम लता सी कमर लचीली, ये जो उपमा दी है वो आखिर उपमा कैसे दी और क्यों कर दी, इसके पीछे कहीं कुछ अघोषित कारण हो सकते हैं। मैं उन्हें अघोषित कह रहा हूँ। अभर तुम्हारे प्रफुल्ल पाटल मदन विहक से, देखिए उन्होंने फिर कहा, निकुंज वीथी विटिम विमोह तुम्हें विहु वाटिका निभारे। यहाँ फिर अलंकार, इसे आप व्यत्यानुप्रास भी कह सकते हैं, छकानुप्रास भी कहते हैं। और ये केवल इस गीत में नहीं है, बाकी के गीतों में भी ये इसका बार बार कहीं ना कहीं आएगा। तो पूरी के पूरी जो रचना प्रक्रिया है उसमें अलंकार हैं, छंदों का विधान किया। अच्छी बात यह कि छंदों का ईमानदारी से निर्वाह किया है। और गीत की सबसे बड़ी शर्त क्या होती है कि हमने जो मुखड़ा रखा है उस मुखड़ा के भाव का हम आदि से अंत तक निर्वाह करें। ऐसा न लगे कि गीत में हमारा मुखड़ा कुछ और है, पहला अंतरा कुछ और है, दूसरा अंतरा पता लगा कोई नया मुक्तक हो गया। कई बार गीतों में ये देखने को मिलता है कि मुक्तक बीच बीच में अंतरे मुक्तक जैसे लगते हैं जिनका मुखड़े के साथ कहीं कोई संबंध नहीं होता। लेकिन यदि ऊपर से यदि ये भाव चला है पूरा श्रृंगारिक, तो आगे के अंतरे उस श्रृंगार की पुष्टि करते हुए दिखाई देते हैं। विहंग प्रेमिल प्रगीत गाते असावरी भैवरी, इसमें एक शब्द प्रगीत आया जिसने मुझे बहुत आकर्षित किया। एक व्यक्तिगत प्रश्न मैं शेयर कर रहा हूँ कि मेरी प्रेम कम जब अरेंज मैरिज हुई तो मैंने अपने बेटे का नाम रखा प्रगीत। और तब मेरा मानना था कि प्रेम की परिणति कहिए, प्रथम गीत कहिए या प्रेम का गीत कहिए, तो प्रेम तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि प्रेमिल है। लेकिन प्र का अर्थ मैंने यहाँ लगाया कि ये पहले की जो चहचहाहट है, सुबह की जो चहचहाहट है, जो गुनगुनाहट है उनकी पक्षियों की, क्योंकि वो ऊपर चौथी पंक्ति में कह चुके हैं सकारे, ये सुबह की बात है। तो उन्होंने इसको, मैंने इसको प्रथम या प्रेम के गीत में न लेकर के प्रथम गीत के रूप में संदर्भ में लिया है कि उन्होंने सुबह से लेकर के शाम तक की जो बात कही है ये उनका वो है, सरोजनी आरती कर रही पयसनी आरती उतारे। ये अलंकार सब देखें, मुझे बड़ा कम समय दिया गया है इसलिए नैन कजरारे ये एक दिया गया था। मेरा फिर मानना है कि आप किन्हीं भी शब्दों का प्रयोग करें। महेश जी यहाँ ब्रिजेश जी बैठे होंगे शायद, वो हैं क्या, बहुतायत में उर्दू शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप किसी भी भाषा का प्रयोग कीजिए, मुझे संकेत दे दीजिएगा 1 मिनट पहले, ठीक। वैसे मैं अंतिम हूँ, देर से बुलाया इसलिए मैं थोड़ा सा, आप किसी भी भाषा का शब्द प्रयोग करें, उर्दू, फारसी, संस्कृत, अरबी, और ये यहाँ जो पचमेल खरे साहब नहीं है वो भाषा भी होती है। बात केवल इतनी है कि उस शब्द का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त, उस शब्द की संप्रेषणीयता भी हो। अमरकोश लेकर के रचनाएं नहीं लिखी जाती, वाक्यों को विकृत करके कविता नहीं होती है। कई बार बहुत सीधी, गोरख पांडे की एक कविता है बड़ी सीधी सी, आपने सुनी होगी, ना सुनी हो तो आचार्य जी अनुमति दे में है कि राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, ये सुबह सुबह की बात है। अब इसमें कहाँ वाक्य को बिगाड़ा गया है, वाक्य संयोजन देखिए। कविता ये है जो अपना प्रभाव छोड़ती है अपने कथन के माध्यम से। मेरे एक मित्र हैं जनवादी कवि, उनकी बहुत छोटी सी 2 लाइन की पंक्ति में उद्धरण इसलिए कर रहा हूं कि ये बहुत सारे अर्थ गंभीर वाले हैं। इसमें एक रचना है सबसे अंत में, मछली वारी, जिसमें उन्होंने पीड़ा को अव्यक्त किया है कि शिकारी जो है छल के माध्यम से मछली का शिकार करता है। संभवतः शायद इस संकलन की सबसे अंतिम कविता है, यदि मेरी याददाश्त ठीक ठाक है तो। छल होता है, और इसी को एक महेश आलोक हैं, देश के बहुत श्रेष्ठ जनवादी कवि, वो कहते हैं कि मछली की पीड़ा हम पढ़ नहीं सकते, मछली की पीड़ा हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन स्वीकार करना होगा कि उसके आंसुओं से सागर खारी हुआ होगा। तो ये रचना की प्रक्रिया है
कोई भाषा का तोड़ मरोड़ नहीं, कोई शब्द का नहीं। आप करें प्रयोग, अमरकोश लेकर के कविता नहीं रखी जाती। मैं कहीं व्यंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी बात को संप्रेषणीयता बाकी की बहुत सिल्की शब्द प्रयोग किया, मैं इसलिए इस बात को कहा था। फिर एक छोटी सी घटना कह दे रहा हूँ कि चलते हुए किसी व्यक्ति को, प्रोफेसर को, यहाँ कई लोग बैठे हैं, प्रमला हैं, अर्चना जी हैं, मिथिलेश बड़गैया जी हैं, हमारे यहाँ किसी ने कहा कि विश्वविद्यालय चल रहे हो रिक्शे वाले से। उन्हें साहब ये कहाँ है? अरे बोले पालीवाल पार्क में होके निकल के। बोले साहब वो तो यूनिवर्सिटी है। अरे भाई विश्वविद्यालय वही तो होता है। तो बोले साहब ऐसे बोलो ना हिंदी में। बात केवल इतनी है कि आप अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कीजिए। मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि सिल्की कह देने से जो बात पाठकों तक पहुंच रही है, और जब भाषा के प्रचार और प्रसार की हम बात करते हैं हिंदी के, तो बिना किसी परहेज के किसी भी भाषा के शब्द को आप प्रयोग करें। बस मैं अक्सर कहता रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ कि उसका प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार करें। अब यहाँ इसमें लिए हैं, मैंने दे दिया, मुझे संकेत कर देना, मैं जल्दी जल्दी। अब प्रेम की प्रस्तावना है जैसे उनकी, अब उन्होंने स्वीकारा है, एक बार तुम हाँ तो कह दो। पाठक जी पता नहीं वो हाँ हुई है या नहीं हुई है, अब ये उसकी घोषणा तो नहीं करेंगे, लेकिन यदि हाँ नहीं होती तो ये सारे जो वर्णन किए गए हैं ये आखिर कहाँ से आए हैं? ये बिंब उभरे कहाँ से हैं? ये दृश्य चित्र, ये बिंब आखिर आसमान से तो नहीं आते। हमारी कल्पना में वही बिंब उभरते हैं जिन्होंने हमें अपने जीवन में जिनको हमने देखा है। केवल पढ़ने और सुनने से नहीं होता ये सब। तो इनको बात को लेकर के है। मैं व्यंजना प्रकट चित्रण, वो खुद भी कह रहे थे कि साहब मैंने एक गीत में देख रहा था, कहीं नहीं आ रहा है कि लोक शैली में कजरारी जो वर्तिका ने गीत प्रस्तुत किया था, उसमें वंशिका ने गीत प्रस्तुत किया था। शब्द संभवतः पंक्ति है, रतिया चावें डसें दोपहरिया। अब देखिए चावें लोक शब्द को है, और हमारे यहाँ यदि बोलचाल की भाषा में कहेंगे तो यही कहेंगे ना कि देखो खावे को दौड़ रही है। रात पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, तो रातें चावें यानी चावने को दौड़ रही हैं, खाने को दौड़ रही हैं। ये विरह का संयोग के साथ साथ वियोग का चित्रण है। डसें दोपहरिया, दोपहर जो वो डसने के लिए दौड़ती है। तो आप लोग अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि लोक भाषा के, ये फिर मेरी मान्यता है कि यदि साहित्य को लोकप्रिय बनाना है तो हमें अपने लोक भाषा के शब्दों को, लोक मुहावरों को, लोकोक्तियों को उसके साथ प्रयोग करना चाहिए। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में उन्होंने एक रचना लिखी है। इसमें कहीं सभी जानते हैं कि सुभद्रा जी केवल एक रचना के लिए जानी पहचानी गई। उन्होंने कुछ प्रवीण जी कहानियाँ लिखी हैं, शायद ये लोगों को न पता हो, लेकिन उनका साहित्य संसार कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। लेकिन एक रचनाकार का ये उत्तरदायित्व भी होता है कि वे क्षेत्रीय रचनाकार जिन्हें उनके लेखन के हिसाब से मान्यता नहीं मिली, उन्हें प्रकाश में लाया जाए। मैं विशेष रूप से वागरी जी की इसके लिए प्रशंसा करूंगा। सुभद्रा कुमारी चौहान पे बहुत ज़्यादा आलेख या बहुत कुछ नहीं मिलेगा। बहुत कम लोग जानते होंगे कि प्रेमचंद की भूमिका में जितनी उनकी पत्नी शिव देवी जी का रोल है, वो स्वयं बहुत अच्छी लेखिका थी। प्रेमचंद घर में उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, और ये स्वीकार किया है कहीं प्रेमचंद ने कि मुझे बहुत सी कहानियों के प्लॉट भूमि शिव देवी से मिली। तो ये अच्छी बात है। इसके लिए मैं लोक शैली की बात हो ही गई थी, मछली वाली फिर आपकी बहुत सारी हैं, और अब आई बात शुरुआत जो होती है, बहुत सारी वंदनाएं हैं उसमें। गणेश वंदना है, शिव की वंदना है, रामचंद्र जी की वंदना कुछ ज़्यादा है। कभी कभी मुझे लगता है ये सारे लोग यदि आशीर्वाद देने पर उतारू हुए तो तुम कहाँ कैसे झेल पाओगे बागरी साहब। हमारे यहाँ एक मान्यता भी है कि किसी एक की पूजा करो, उससे कहो कि आदरणीय गुरुदेव, आदरणीय देव, हमारी रक्षा करना। अब हमने ब्रजेश से भी कह रखी है हमारी रक्षा करना।
हम तिवारी जी से भी कह रहे हैं, पीछे बैठे हैं कि भाई रक्षा करना, हम पाठक जी से भी कह दें रक्षा करना, और श्याम सनेही जी भी कह दें। ये चारों एक दूसरे पर सोचते रहेंगे कि पाठक जी जाने हमें क्या मतलब है, पाठक जी सोचेंगे सुशील तिवारी जी जाने हमें क्या मतलब है। अरे भाई किसी को पकड़ो तो एक देव को कस के पकड़ लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकियों को छोड़ दें। ये डर भी रहता है कि यदि चारों ही रक्षा करने पर तुम्हारी हो गई तो कई बार इसके विपरीत परिणाम भी हो जाते हैं। तो ये है, और इसके अलावा बहुत सारी रचनाएं उन्होंने अपने नैतिक दायित्व को भी निभाया है, केवल श्रृंगार तक सीमित नहीं रखा, शिक्षकों पे कहा है। और एक बात अच्छी जो मैं ये कहना चाह रहा था कि भक्ति की रचनाओं में लोगों की ये कहना है कि कथानक प्रधान होता है, शिल्प नहीं। मेरा अपना मानना है, मैं ये आंशिक रूप से स्वीकारता हूँ कि भक्ति की रचनाओं में या व्यक्ति की महिमा का बखान करते में जिन रचनाओं को कहा जाता है उसमें कथानक प्रधानता रखता है। लेकिन यदि शिल्प का भी आप निर्वाह कर लेते हैं तो ये सोने में सुहागा है। जो कविताएं चाहे वो नेहरू जी पे लिखी गई हों, चाहे विवेकानंद जी पे लिखी गई हों, चाहे वो अध्यापक वर्ग के लिए लिखी गई हों, उनमें उन्होंने शिल्प का निर्वाह किया। समान तौर पदार्थ देखिए आप कहीं, और मुझे तो इतने छंद नहीं आते हैं, कौन कौन से हो सकता है सबके नाम लूँगा तो एक आध गलत नहीं हो जाए, लोग पकड़ लेंगे कि पंडित जी कह रहे थे, हम छंद पे देखते हैं। अब मत सवैया है हर गीत का, राधे श्यामी बड़ा कठिन होता है, कितना बढ़िया उन्होंने किया है। एक क्या है पदपाद कुलम, और अभी तो चर्चा चल रही थी 7-8 दिन पहले दिक्पाल छंद पे सृजन पे, मालूम होगा जो सृजन का पटल से जुड़े हैं विधान को लेकर के। तो एक इससे तर वो भी जिम्मेदारी है। और समय है थोड़ा सा, अच्छा। अंत में मेरा केवल ये कहना है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक अच्छे गीतकार को पढ़ता हूँ, और सही बात ये भी है कि जब मैं अच्छे गीतकार को पढ़ता हूँ मेरी समीक्षकीय जो दृष्टि है वो कुछ ज़्यादा कठोर हो जाती है, और मेरी मान्यता है अन्य समीक्षकों से भी। आप समीक्षा करिए, कमियों पे उंगली रखिए, लेकिन रचनाकार के मान को भी बरकरार रखिए। वो इसलिए नहीं आया आपके पास कि आप उसकी छींचा लेदर करें, आप उसकी जग उसाई करें। मैं अक्सर कहता हूँ, लोग जानते होंगे, ज़रूरी नहीं है कि समीक्षक ही सब कुछ हो। अरे हमसे भी गलती हो जाती है, कई बार लोग कह देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो कहता हूँ देख लो भैया, और मेरी तो भाषा होती है, जानते हैं पटल की, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे भाई आपने कहा कि वो बाल्टी है और हमें दिख रहा है गिलास है। मेरा केवल इतना कहना है कि आप शाब्दिक रूप से वो स्थितियां पैदा करो कि तुम्हारी वो बाल्टी हमें गिलास दिखाई दे। यदि हमें गिलास नहीं लग रहा है तो हम कैसे मान लेंगे, अरे हमें तो दिख रही है बाल्टी है। वो जो आप कहना चाहते हैं वो शब्द कहें। इस अपनी बात के बाद भाई बागरी जी उम्र में मुझसे छोटे हैं, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और इसमें दो राय नहीं कि रचना शिक्षित वर्ग में, हिंदी प्रेमियों के शिक्षित वर्ग में अपना एक अनूठा स्थान प्राप्त करेगी। मेरी इन शुभकामनाओं के साथ आप सबको प्रणाम। परम श्रद्धेय सम्मानीय रमेश पंडित जी, पंडित शब्द विद्वत्ता का प्रतीक है, और इन्होंने संपूर्ण अभिव्यक्ति के माध्यम से जिस विद्वत्ता को हम सब तक पहुंचाया वो न केवल प्रेरक है अपितु प्रणम्य है। एक बार इनके लिए तालियों के साथ अभिनंदन। बात हुई थी प्रारंभ कि एक पाठशाला है आज का ये आयोजन, लेकिन ये तो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है, शब्दों की यूनिवर्सिटी, व्यक्तित्व की। आपने जिस भाव भंगिमा से एक एक शब्द का अभिव्यक्तिकरण किया, समीक्षा की, मैं प्रणाम करता हूँ। और बागरी जी जो शब्द आपने दिया विद्वान समीक्षक, आप सब सहमत है ना उस शब्द से? एक बार फिर रमेश पंडित जी के लिए तालियों के साथ अभिनंदन, अभिवादन, हृदय से प्रणाम। और सम्मानीय अरुणा पांडे जी जो स्वास्थ्यगत शिथिलता के बाद भी यहाँ बैठी हुई है, आज उनका सम्मान भी है, हम उनका सम्मान करें। बहुत सारे लोग, कृपया हम एक निवेदन कर रहे हैं, बिना अनुमति के मंच पर ना आए, क्योंकि अभी बागरी जी के संदर्भ में 2 अतिथि और हैं जो बाहर से आए हैं, उनको हमको सुनना है। हम जिनको आमंत्रित कर रहे हैं उतने ही लोग अभी आए। अरुणा जी, आप और सिहोरा परिवार को जाना है,
हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं सम्मानीय अरुणा पांडे जी को कि वो आए। और अरुणा पांडे जी को आज के इस आयोजन में समादर सम्मानित किया जा रहा है। इस मंच के माध्यम से हम इस वक्त सिहोरा परिवार के सभी सदस्यगणों को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं कि वो मंच पर आएँ। सिहोरा परिवार की आपसे असुविधा है तो आप यहीं खड़े रहें, आप आगे आ जाएं। सम्मानीय सुधा सिंह जी आप आगे आ जाएं। सिहोरा परिवार पहले मंच पर आए। केवल सिहोरा परिवार, सिहोरा से जो भी आत्मीजन आए हुए हैं वो कृपया मंच पर आए। अभी एक मिनट आप जो कह रहे हैं उतना सुने। सम्मानीय अरुणा पांडे जी, अरुणा पांडे जी जबलपुर की विविध संस्थाओं से बहन जी, अरुणा पांडे जी जबलपुर की विविध संस्थाओं से संबद्ध हैं, विदुषी हैं, सेवानिवृत्त शिक्षाविद हैं। अरुणा पांडे जी का व्यक्तित्व ही कुछ इस तरह है कि जबलपुर की समस्त संस्थाएं इनसे आत्मीय भाव से जुड़ी हुई है और उनको ये दिशा दर्शन भी दे रही हैं। एक बार अरुणा जी के लिए तालियों के साथ अभिनंदन। अभी हम अरुणा जी का, उनके अभिव्यक्ति परिवार का सम्मान स्वीकारें उसके पूर्व आदरणीय विजय बागरी जी और मंच पर आसीन अतिथि अरुणा जी को समादर सम्मानित करेंगे। अपने यानी कि पाथेय परिवार की ओर से सुधा जी से निवेदन है कि ये मोतियों की माला समर्पित करें आदरणीय अरुणा पांडे जी को। हमारे बीच में आज के इस आयोजन में विशेष रूप से उपस्थित हुई हैं मंडला से योगिता चौरसिया प्रेमाश्री, वो भी कृपया इस सम्मान में सहभागिता देंगी। और आदरणीय अरुणा जी, उनका व्यक्तित्व, उनकी जीवन साधना हम सब के लिए, सिहोरा परिवार के सभी सदस्यगण शामिल रहेंगे इस सम्मान में। सिहोरा परिवार, और इसी क्रम में आइए आप भी तालियों के साथ हम अभिनंदन करेंगे सिहोरा परिवार का। और इसी क्रम में आदरणीय विजय बागरी जी आप मंच के नीचे उतर आए 2 मिनट के लिए या बीच में ऐसे आ जाएं। अभिव्यक्ति परिवार, अभिव्यक्ति परिवार जो सम्मान, तो सभी जो सदस्यगण हैं अभिव्यक्ति परिवार के हैं, पहले वो अभिव्यक्ति परिवार के सदस्यगण हमारे बीच में सम्मानीय डॉक्टर के दुबे यानी कि कृष्ण कुमार दुबे, एक विद्वत मनीषी, एक ऐसे मनीषी जिन्होंने विधि में PhD की उपाधि अर्जित की है, बहुत अच्छे विद्वत मनीषी हैं। और अभी आपकी एक वैचारिक कृति जो महाभारत पर आधारित है उसका विमोचन होगा अगली माह है। आप सब आमंत्रित हैं और मैं डॉक्टर दुबे से निवेदन कर रहा हूं कि वो आगे की पंक्ति में आए। अभी अभी हमारे बीच में सम्मानीय प्रभा विश्वकर्माशील, जिनको कि कुछ क्षण बाद आकाशवाणी में अपनी सेवाएं देने जाना है, उद्घोषिका है, हम उनको भी कुछ क्षण बाद आमंत्रित करेंगे अभिव्यक्ति परिवार के बाद। तो यह है अभिव्यक्ति परिवार सिहोरा का, जो आदरणीय विजय बागरी को समादर सम्मानित कर रहे हैं। तो सम्मान समर्पित करेंगे आदरणीय नारायण तिवारी जी और अभिव्यक्ति परिवार के सभी सम्मानीय सदस्यगण। थोड़ा जल्दी अभी 2 वक्ता और बैठो यहाँ। सम्मानीय योगिता जी आप सामने आ जाएं। और इसी क्रम में हम मंच पर आमंत्रित करते हैं प्रभा विश्वकर्मा जी को कि वो आएँ और आदरणीय बागरी जी का बुंदेली संस्कृति संगम परिवार की ओर से अभिवादन अभिनंदन करें सम्मानीय प्रभा विश्वकर्मा शील जी। और इस अभिनंदन अभिवादन के बाद अभी हमारे मंच पर जो अतिथिगण हैं उनको पाथेय सम्मान से अलंकृत किया जाना है। उसके बाद कुछ और विद्वत मनीषी जो इस सभागार में उपस्थित हैं उनका भी सम्मान है। हमारे बीच में पीछे की पंक्ति में है सम्मानीय बीना शर्मा जी, आदरणीय अरुण मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा, बीना शर्मा जी हैं, प्रीति नामदेव भूमिजा भी इसी मंच पर हैं, दीपचंद विनोदिया जी हमारे बीच में हैं, हमारे बीच में आनंद चौरसिया जी भी शायद यहाँ पर हैं। हम आदरणीय अमित सिंह, अमित बाबा का हार्दिक अभिनंदन, दीपक पचौरी जी आपका भी हृदय, अरे ममत्व सेवा संस्थान को जिन्होंने प्राण दिए हैं दीपक भाई आगे की पंक्ति में, आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार ठाकुर जी वो भी हमारे बीच में हैं। तो आइए भैया थोड़ा
ये अभिनंदन पत्र और इसके बाद बुंदेली संस्कृति संगम परिवार की ओर से ये अलंकरण सम्मान समर्पित किया जा रहा है माननीय श्री विजय बागरी जी को। विजय बागरी जी, उनका ये सम्मान, उनका ये अलंकरण, तालियों के साथ हम अभिनंदन अभिवादन करेंगे सम्मानीय श्री विजय बागरी जी की रचना धर्मिता के लिए। और इसके बाद अगला क्षण मंच पर है सम्मानीय श्रीमती सुनीता सिंह सुधा, एक शिक्षाविद, एक विदुषी। और वंदना जी अपने स्थल पर बैठे। सुशील जैन सर, वार्तालाप बाहर करें, बाहर निकल जाएं। सिहोरा परिवार के प्रति हृदय से कृतज्ञता। इन्होंने बागरी जी को अपनापन दिया, अपना सम्मान दिया। हम उनका अभिनंदन अभिवादन करते हैं। और हमारे बीच में हिसार विश्वविद्यालय और हिसार विश्वविद्यालय से सम्मानीय सुनीता सिंह सुधा जी यहाँ उपस्थित हुई हैं। सुनीता जी अपनी पूज्य माता श्री के साथ यहाँ आई हुई हैं। एक बार माता जी अपने स्थल पर खड़ी हों, आप आगे की पंक्ति में आए। माता जी का एक बार तालियों के साथ हम अभिनंदन अभिवादन करेंगे। खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब अभिनंदन। और सुनीता जी इस इधर मंच के मध्य में कि मातुश्री हमारे बीच में है। हम निवेदन कर रहे हैं विनीता और मिथिलेश जी से, यानी कि विनीता श्रीवास्तव और मिथिलेश बड़गैया से, कि वो माता जी का मोतियों की माला के साथ अभिनंदन अभिवादन करें। माता जी आप सामने देखेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कम तालियां हैं। देखिए सुधा जी आइए। सुनीता जी हमारे बीच में हिसार से आई। बागरी जी, कौन सा विलक्षण प्रेम है आपका साहित्यिक परिवार के प्रति कि लोग दूर दूर से आए हुए हैं। हम आपके उस प्रेम का अभिनंदन अभिवादन करते हैं। और सुनीता जी, आपसे निवेदन है कि आप मंगल कामनाएं समर्पित करें। समाज को, सर, इस विद्वत समाज को नमन करते हुए 9 संवत्सर की हार्दिक शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करती हूँ। मुझे यह सौभाग्य मिला है, अवसर भी महत्वपूर्ण है, आज का दिन भी महत्वपूर्ण है। और आदरणीय मेरे गुरु, मैं कहूँगी मुझे सिखाया भी है बहुत कुछ सर ने, तो मंगल भाव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है मुझे। मंगल मंगल होए जग में, मंगल मंगल होए जग में, सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। इस धरती के सब हर प्राणी का मन मंगलमय होए। कहीं क्लेश का लेस न रहे, ना दुख कहीं भी होए। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होए। नहीं बैर अभिमान हो, मन में क्षोभ कभी नहीं होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मंगलमय होए, नित मंगलमय होए। आज नेह के महके नेह के निकुंज और 3 कृतियों का विमोचन हुआ है और मैंने बहुत कुछ सीखा है सर से। चूँकि मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ और मुझे समय बहुत कम मिल पाता है, बहुत कम। दिन भर जैसा कि सभी अपने अपने रोजी रोटी के कर्म से जुड़े हैं, मैं भी जुड़ी रहती हूँ। और दिन भर अलग अलग मेरे पास स्टूडेंट आते रहते हैं। वो पीएचडी से लेकर मुझे बीए एलएलबी और बीएफए लॉ और साइंस में
अपने बीए, एमए और पीएचडी के भी क्लास लेने होते हैं, और साथ में पीएचडी वालों को गाइड भी करना होता है। अलग अलग सब्जेक्टों से जुड़ के, हिंदी के ही अलग अलग मेरे क्लासेज रहते हैं, अलग अलग चीज़ें रहती हैं, और उसके बावजूद घर पे आके साहित्य सृजन से जुड़ना मेरे लिए और अपने सभी बहुत सारे साहित्यकार मित्रों से, और मैं जैसा कि मंच में भी हूँ तो अवसर मिलता है तो मैं बात भी करती हूँ, सीखती भी हूँ। और यह अवसर जो आज हमें देखने सुनने को मिला है, यह सभी साहित्यकार के जीवन में आए। यह क्षण, यह पल सभी के मन की मनोकामना होती है कि ऐसा पल सभी के जीवन में आए, सभी टॉप के सृजनकार बने, उच्च श्रेणी के सृजनकार बने। मैं आदरणीय बागरी जी के इस पुस्तक से एक दोहा सुनाती हूँ। प्रेम असीमा कास सा, सागर सरिस अथाह, जिसको पाना है सरल किंतु कठिन निर्वाह, किंतु कठिन निर्वाह। जी हाँ मित्रों, ये तो बात सही है कि निर्वाह करना किसी चीज़ का बहुत कठिन हो जाता है। समय अभाव है और मुझे बहुत कम समय मिला है अपनी बात को रखने के लिए, बोलने के लिए बहुत कुछ है। बहुत धनवान हैं, ये मेरी गज़ल की पंक्तियां हैं। बहुत धनवान हैं जो, बहुत धनवान हैं वो पास जिनके प्रेम दौलत है। बहुत धनवान हैं वो पास जिनके प्रेम दौलत है। मिला उनको खुदा जिनके दिलों में कुछ मोहब्बत है। मिला उनको खुदा जिनके दिलों में कुछ मोहब्बत है। न मंदिर और जाओ मत कभी काबा या गुरुद्वारा, गिले शिकवे भुलाकर प्रेम करना ही इबादत है। गिले शिकवे भुलाकर प्रेम करना ही इबादत है। लड़ी जाती मोहब्बत से लड़ाई जिंदगी की हर, लड़ी जाती मोहब्बत से लड़ाई जिंदगी की हर, कभी हारे नहीं जग में जीत ले, यह तो कहावत है, यह कहावत है। तो मैं सभी इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी। और आज का जो ये साहित्यिक, शुद्ध साहित्यिक वातावरण मुझे मिला, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और मैं दिल्ली से आगे हरियाणा हिसार, और वहाँ से मैं वाराणसी अपने घर गई माता जी को लेने के लिए, और माँ को लेकर आई कि चलो, और मैं मिलवाती हूँ अपने सभी आदरणीय और अपने सभी सखाओं से। सभी मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, मैं जुड़ी हूँ इन लोगों से, सीखती रहती हूँ हमेशा जितना भी मुझे समय मिलता है। और प्रेम से जो यह भाव है, जो यहाँ खींच के लाया है, वह एक भाव ही अलग है। उसको व्यक्त कर पाना शब्दों में शायद संभव नहीं है। आप एक इतिहास, एक युग, एक सदी बन जाइए। आप एक युग, एक इतिहास, एक सदी बन जाइए। यह बात सबसे बड़ी है, आदमी बन जाइए। यह बात सबसे बड़ी है, आदमी बन जाइए। यह समर्पित है मेरे आदरणीय गुरु जी विजय बागरी जी के लिए। मैंने सब आदमी बनना सीखा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको प्रणाम करती हूँ और नमन करती हूँ। साहित्य में बहुत कुछ सीखा है गुरु जी से। धन्यवाद। सभा को धन्यवाद, सभी को नमन, सभी को प्रणाम। ये थी सम्मानीय डॉक्टर सुनीता सिंह सुधा, और एक विद्वत व्यक्ति जिनकी वाणी की अभिव्यक्ति और विषय पर
आत्मिक रूप से बिंदुवार प्रस्तुतिकरण, ये हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बागरी सर, आपने आज जो बहुत बड़ी गलती की है वो हम बता दें। केवल एक अतिथि ही अगर हम सुन लेते